हेलो एवरीवन, आई होप आपने कल का वीडियो देख लिया होगा और अब हमारी जो पढ़ाई है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंस ये अगस्त का महीना चल रहा है, नो ये बीच का चैप्टर है, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के स्कूल्स में या आप खुद से कर रहे हो तो आपके यहाँ भी यही चैप्टर हो रहा होगा। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड लगा दूँ डिटर्मिनेशन, तो हमारा थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा ये चैप्टर। इससे पहले भी हमने नेशनल इनकम का एक चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का नाम था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और यहाँ है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। अब आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई है तो दोनों नेशनल इनकम ही, यहाँ एक जगह हम मेज़र कर रहे हैं, एक जगह हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या है, सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही आया होगा। तो मैं सबसे पहले इसी का जवाब देती हूँ। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एक्स एन टी एंड दूसरा होता है एक्स पोस्ट। एक्स एन टी वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि कोई भी हम प्लान कर रहे होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को अपने डिमांड को या अपने कंजम्पशन को, किसी चीज़ को अगर हम प्लान कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्स एन टी, एंड जो हो चुका है हम उसे मेज़र कर रहे हैं, दैट इज एक्स पोस्ट। तो हम जो अपना चैप्टर कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वो सारे एक्स पोस्ट वेरिएबल्स थे। वो हो चुका है, हम उसे मेज़र करके बता रहे हैं कि भाई हमारा जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, या उसके जो भी कंपोनेंट्स थे वो हम निकाल रहे थे तब। पर इस चैप्टर में हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं। हमारे पास कोई ऐसा फिगर नहीं है कि जो हो चुका है, हम डिटरमाइन करने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है, और उसके बेसिस पे हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे। तो आई होप कि आप इस चीज़ के साथ क्लियर हो कि भाई एक्स एन टी एंड एक्स पोस्ट एंड ये मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में क्या था। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं, तो पहले तो हमें वो समझने होंगे कि वो टर्म्स क्या है। सबसे पहले डेफिनीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड को हम एडी लिख सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम एएस लिख सकते हैं। अब हमने डिमांड तो पढ़ा है, मार्केट डिमांड भी पढ़ रखा है, तो अभी एग्रीगेट डिमांड क्या नई चीज़ है, क्योंकि मार्केट डिमांड भी समेशन ही था, हमने 11th में पढ़ा होगा। अब ये एग्रीगेट डिमांड भी लग रहा है कोई एग्रीगेट है तो शायद कुछ समेशन ही होगा। तो पहले तो इस चीज़ के डिफरेंस को समझो, क्योंकि हम लोग अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं एंड ये मार्केट डिमांड का कंसेप्ट वॉज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मार्केट डिमांड है द टोटल क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई एक कमोडिटी का टोटल डिमांड यानी इंडिविजुअल डिमांड के हॉरिजॉन्टल समेशन को हम नॉर्मली मार्केट डिमांड कहते हैं। तो उस कोई एक कमोडिटी का जो डिफरेंट बायर्स डिमांड कर रहे होंगे वो है मार्केट डिमांड। एंड एग्रीगेट डिमांड क्या है, बायर्स तो ऑब्वियसली सारे हैं, बायर्स सारे हैं, लेकिन इसमें वन कमोडिटी था, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड हम कर रहे थे, तभी तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। बट यहाँ पे हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में सारे जितने भी कमोडिटीज़ हैं उन सब का क्या डिमांड है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो अभी आप दो डिफरेंस समझे, पहला मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन, दूसरा मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। आई होप कि अब मैं आपको डिफिनीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड की तरफ ले जा पाऊँ। तो डिफिनीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड आप चाहो तो लिख सकते हो। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एंड अगर मैं एग्रीगेट डिमांड कह रही हूँ तो इस चैप्टर में सारा एक्स एन टी ही है, यहाँ कुछ भी आप एक्स पोस्ट अज्यूम मत करना। तो इट्स द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर डिमांडिंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अब यहाँ मैंने कहा डिमांड दैट ऑल सेक्टर्स। सबसे पहला सवाल कि ये सेक्टर्स कहाँ से आएंगे, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सबसे पहला सवाल। तो अब यहीं पे आती हूँ, डिफिनीशन हो गया हमारा। मैं यहाँ बेसिकली संदीप गर्ग फॉलो कर रही हूँ
एंड संदीप करने के बाद आई डोंट बिलीव कि आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बुक खुद में ही एक रेफरेंस बुक है। एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नोट्स चाहिए, बट अगर आप संदीप गर्ग से कर रहे हो तो उसमें फिर नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बुक खुद में ही एक नोट्स है। तो डिफिनीशन उसमें आपको मिल जाएगा, हाईलाइट करा हुआ है, आप नोटबुक में लिख लेना एक बार। मैं वैसे नोट्स कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करा दूँ अपना वाला। नाउ एग्रीगेट डिमांड की डिफिनीशन हो गई, मैं बाद में बताऊंगी एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब हमारे कंपोनेंट्स पे, भाई कंपोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड के। सबसे पहला कंपोनेंट्स मतलब वो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से कंस्टिट्यूट हो रहा है, कहाँ से रहा है, कौन डिमांड कर रहा है। सबसे पहला कंज्यूमर, दैट इज प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग सी लिखेंगे, शॉर्ट में इसे सी लिख सकते हैं और हम लोग इस चैप्टर में इसे सी ही लिखेंगे। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे हाउस होल्ड्स, इकोनॉमी में हाउस होल्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर होता है। हम लोग ये सब चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर कि भाई इकोनॉमी किससे बनता है। तो हमारा जो प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हम उसे फर्स्ट कंपोनेंट मानते हैं अपने एग्रीगेट डिमांड का, यानी जो भी हमारी हाउस होल्ड्स है वो क्या डिमांड कर रही है, दैट इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी हमारे फर्म्स, हमारी इकोनॉमी में जो फर्म्स हैं, फर्म्स का क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव। तो उस प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आपको प्रोडक्शन करना है, गुड्स और सर्विस और एनीथिंग, आपको प्रोडक्शन करना है तो आप कुछ ना कुछ तो भाई डिमांड तो करोगे ही। अब आपके फैक्ट्री चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो वो सब आपके डिमांड्स है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फर्म कर रहा है। एंड मैं आपको इतना बता दे रही हूँ, हम लोग ना 12th का जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक नहीं है, बेसिक का भी बहुत बेसिक है, हलवा ये चैप्टर, बस सुनते जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, कहानी की तरह लेना। अभी मैं क्या बता रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हो गई कि भाई इकोनॉमी में क्या डिमांड है, जो क्या होने वाला है नहीं, क्या होने वाला है उसे हम लोग एज्यूम करेंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। अब कौन कौन डिमांड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, कौन कौन है इकोनॉमी में वही तो डिमांड करेंगे। पहला आ गया प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड क्योंकि हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं 12th के, तो हमें बस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा है, हमने इसे कांस्टेंट रख लिया फॉर द सेक ऑफ आवर सिंप्लिसिटी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे ये डिटरमाइन होता है, बट हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसे कांस्टेंट रख रहे हैं। नाउ थर्ड होएगा हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी मैं बता रही थी कि प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन वो अपने कंजम्पशन के लिए करेगा, फर्म्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट भी तो करेगी ना कुछ एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसकी भी एक मोटिव है वेलफेयर मोटिव, गवर्नमेंट की भी एक मोटिव है वेलफेयर मोटिव। तो गवर्नमेंट क्यों खर्च करती है, वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट की भी एक खर्च, गवर्नमेंट का भी एक खर्च हुआ जो कि वो वेलफेयर मोटिव के लिए करेगी, पर हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। नाउ फोर्थ क्या होगा भाई, फोर्थ होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, फोर्थ होगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमारे इकोनॉमी में कोई एक्सटर्नल सेक्टर भी तो कुछ ना कुछ डिमांड करेगा ना, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कुछ ना कुछ तो हमें बाहर भी भेजना है, कुछ हमें अंदर भी आना है। तो वो जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे भी कांस्टेंट रखते हैं, x माइनस एम इज ऑल्सो कांस्टेंट। देखो हमारा कितना सिंपल पढ़ाई है, मैंने क्या बताया, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, x माइनस एम। अब इसमें ये है ही नहीं,
इसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। वन ऑफ आवर एजम्पशन है जो कि मैं बताऊंगी, वो बाद में जब हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करेंगे फिर हमारा एजम्पशन मैं बताऊंगी। हमारा एजम्पशन है कि हम 2 सेक्टर मॉडल में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम चला गया। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने कांस्टेंट रखा, बचा क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम लोग इन्हें तो अब हमें पढ़ना नहीं है, मैं इन दोनों पे थोड़ा प्रकाश डालती हूँ। फर्स्ट है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या चीज़ है भाई? किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारे सवाल आएंगे आपके दिमाग में, धीरे धीरे सारे सवालों का निपटारा हो जाएगा। अब आप एक चीज़ सोचो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं। अब मानो आप एक आदमी हो, आपके पास इनकम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इनकम नहीं है, एक पैसा नहीं है आपके पास। क्या आप अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो कर सकते हो? बिल्कुल जीरो कर देना है आपको अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर्वाइव करोगे आप? अपने बेसिक तो कुछ चाहिए ही, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, बहुत लग्जरी वाला नहीं, बेसिक खाना कपड़ा तो चाहिए ना। तो आप अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जीरो तो एट एनी कॉस्ट कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे फिर? अब देखो, हम यहाँ लिखते हैं हमारा लेवल ऑफ इनकम, ठीक। यहाँ हमने लिखा अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हमारा लेवल ऑफ इनकम 0 है। बढ़ गया भाई, अमीर हो गए, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। अब हमारा कंजम्पशन लेवल ऑफ इनकम भले 0 है भाई, ठीक है 0 ही है, बट हमें कुछ ना कुछ बेसिक तो चाहिए ना अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हम मान लेते हैं 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, जिसे हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टेक्निकल टर्म में। बाकी अपने टर्म में भाई कुछ ना कुछ चाहिए, खाना कपड़ा, इसलिए 0 लेवल ऑफ इनकम भी है, फिर भी ठीक है, लोन ले लेंगे कहीं से, किसी से पैसे मांग लेंगे, एक्सट्रीम केस में कुछ भी करें, बट ये तो चाहिए, ये 40 यूनिट तो हमें चाहिए। अब देखो, हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ा, ऑब्वियसली हम अपना फिर कंजम्पशन बढ़ाएंगे, अमीर हो रहे भाई, ठीक है, बढ़ा लिया। अब हमने अपने कंजम्पशन को कर दिया 120, और अमीर हो रहे हैं 200। ये एक्सपेंडिचर है सारे रुपीज़ में, इनकम भी रुपीज़ में, और बढ़ाया 280, और बढ़ा दिया भाई 360, बढ़ते जाएगा इसी तरह। तो विथ हमारे लेवल ऑफ इनकम के साथ, मैं आपको ये शेड्यूल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार आ जाता है कि भाई डिफाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो अब आप पहले, ये तो शेड्यूल हो गया, अब मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताती हूँ। कहीं भी आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम बना दोगे ना भाई, कॉपी चेक करने वाला एकदम बिल्कुल खुश हो जाता है। अब देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डायग्राम, एक एक्सिस लिया, ओके, इस पे हमने ले लिया इनकम, इस पे हमने ले लिया कंजम्पशन, कुछ ना कुछ 0, ये ओरिजिन हो गया हमारा, 100, 200, 300, 400, फिर हमने ये करा 40, 50 का लेती हूँ, 50, 100, 150, 200, कुछ भी लो भाई। अब हमारा लेवल ऑफ इनकम ऐसा था, इनकम कंजम्पशन 0, 100, 200, 300, 80, 120, 200, 280। अब हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डायग्राम होगा कुछ ऐसा बनेगा। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन था, तो ये ले लिया, इनकम बढ़ते गए, बढ़ते जा रहे हैं। ये लाइक थोड़ा डायग्राम बनानी होगा ठीक से, आई एम श्योर। 100 पे 120, बट ठीक है, जो भी बना। तो आप ये थोड़ा स्केल अपना देख लेना क्या लोगे। अब हमारे 0 लेवल ऑफ इनकम पे कितना है? 40 है। इसे कहते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसे सी के ऊपर एक बार दे के
डिपिक्ट करते हैं हम लोग। अब आगे कंजम्पशन हमारा हो गया, इट वॉज ऑल अबाउट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पता चल गया कैसे हुआ, ठीक है। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने पहले ही काम कांस्टेंट रख रहा है। फर्म एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कुछ भी है वो आप कर रही है इन्वेस्ट, तो हम मान लेते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 40 रुपये है, तो ये हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब आते हैं हमारे एडी वाले शेड्यूल और ग्राफ पे, एग्रीगेट डिमांड, ठीक। एग्रीगेट डिमांड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वी आर वर्किंग इन अ 2 सेक्टर मॉडल। हमारी इकोनॉमी कौन सी सेक्टर वाली है? 2 सेक्टर वाली, 2 ही चीज़ें भाई उसमें ना तो गवर्नमेंट है ना तो कोई एक्सटर्नल सेक्टर है, बस 2 सेक्टर है। कौन से? एक तो जो हमारा प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन वाला है, हमारे जो हाउस होल्ड्स है, एंड दूसरा हमारा फर्म है, फर्म्स। हाउस होल्ड जो खर्च करती है उसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म जो खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमारा एडी क्या होगा भाई? कॉमन सेंस, yet अनकॉमन, बट एडी इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बस यही हो गया। सुनने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर अज्यूमिंग इट कांस्टेंट। अब देखो हमारा कुछ ना कुछ लेवल ऑफ इनकम होगा। मैं अब आपको वापस से एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल पे लेके जा रही हूँ। हमारा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक आपको कह देंगे एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम, और वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शेड्यूल डायग्राम मुझे पता है आप कर लोगे, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग, बट वो आज तक सुधर ही नहीं पाई। नाउ लेवल ऑफ इनकम कुछ ना कुछ है, ले लिया कुछ भी। नाउ एग्रीगेट डिमांड किसका समेशन? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, एडी। लेवल ऑफ इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, इतने तो मेरे बैंक में नहीं होंगे, 600। नाउ 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा जिसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या रखा था हमने? 40 रुपये। धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई साहब, हम लोग एक कांस्टेंट वे में बढ़ाएंगे क्योंकि ये भी हमारा एक कंजम्पशन ही है, और द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। 120, 200, 280, 360, 420, 500, डन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने कांस्टेंट रखा या नहीं रखा? रखा था। कितना रखा था? ठीक है, हमने 40 रखा, अभी 20 रख लेते हैं। 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ऐड कर दो। +1 तो पढ़े ही हम लोग, 1 और 2 अभी पढ़ रहे हैं, लाइक 1 to 12। नाउ 40 + 20, 60। 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है भाई हमारा। 120 + 20, 140, 220, 300, 380, 440, 520, डन। दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। और एग्जाम में आपको मिलते हैं इसके मार्क्स, नोट कर लेना, बुक में भी है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि आप एक बार नोट कर लोगे तो अपने एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्या लिखना है। नाउ अब हम लोग, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही, मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो इससे शेड्यूल और डायग्राम एक साथ होना था। अब हम लोग एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम बनाएंगे। इकोनॉमिक्स विदाउट डायग्राम इज लाइक, कुछ अच्छा याद नहीं आ रहा, 1 लाइनर वरना बता देती।
एनीवे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल हो गया। अब डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ओके दिस इज आवर origin, now पचास 50 का लेती हूँ, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550। अब इस एक्सिस पे हमारा 100, 200। डायग्राम भी देखते चलो कैसे बन रहा है। 600। इस पे हमारा इनकम एरो इनकम दैट इज़ y। इधर है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमारे 100 लेवल ऑफ इनकम, 0 लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन था। क्या था? 40। ग्रेट। मैं पहले कंजम्पशन शेड्यूल बता रही हूँ आपको। कंजम्पशन शेड्यूल कैसे बनेगा? इस पर कुछ ना कुछ था 40। फिर हमारा भरा था, हो गया था 120। 100 पे कितना था? 120। ठीक है, यहाँ ले लिया। 200 पे कितना था? 200 पे 200 ही था। इसी तरह से ये आपका चलते जाएगा। ओके नाउ ये हो गया हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला डायग्राम। हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रखा था क्या? 20 कांस्टेंट था भाई। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का डायग्राम आई। अब देखो आई प्लस सी इक्वल्स टू ए डी। 0 लेवल पे भी ए डी था। क्या था? ये प्लस ये, लाइक 20 प्लस 40 इक्वल्स टू 60 यहाँ से। और अब आप अपनी ग्राफ बनाओगे तो आपके ए डी का ग्राफ होगा कुछ ऐसा। ये हो गया ए डी, सीधा लिखते हैं ए डी। इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना है भाई? 20 है। कांस्टेंट गैप चल रहा है। लाइन थोड़ा टेढ़ा है बट कांस्टेंट चल रहा है। और वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों के गैप को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है इसलिए ये गैप भी कांस्टेंट है। अब ये ग्राफ देखकर हम लोग क्या पता कर पा रहे हैं? आप भी 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखो और सोचो कि भाई आप क्या पता कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज़ ए डी इज़ द, मैं मिटा रही हूँ फर्स्ट, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई। आप ग्राफ के सारे पॉइंट्स पे देखो। आप पहले नोटबुक में नोट कर लेना, उसके बाद फिर ये सब करना। ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई। अगर आप ए डी का देखोगे तो वो सारे पॉइंट्स पे उसका समेशन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ही है। क्यों है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अपना अगर आपको क्वेश्चन दिया गया ना कि भाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और शेड्यूल एक्सप्लेन करो, तो आपने ये लिखना जरूरी है। ये दोनों में कॉमन है। कुछ भी पूछे, शेड्यूल पूछे, डायग्राम पूछे, आपको ये लिखना पड़ेगा। ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। एग्रीगेट डिमांड इज द summation of consumption expenditure and investment expenditure, and for the sake of simplicity we have kept our investment expenditure as constant. Second, C curve, that is consumption curve, doesn't start from origin. It means we have some level of consumption even at the 0 level of income, and that consumption is called autonomous consumption. Third point, investment curve is constant, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। और कैसा इन्वेस्टमेंट कर्व इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों है भाई, ये सब पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपको एक थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी 2-3 लाइन में लिखना होगा। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा है, तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने देखा ना, इट वाज आवर इन्वेस्टमेंट कर्व, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारा सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फोर्थ, एडी कर्व, एंड इसमें आप ये भी लिख देना एंड स्लोप्स अपवर्ड। स्लोप्स अपवर्ड, स्लोप्स अपवर्ड क्यों, स्लोप्स अपवर्ड क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, सॉरी इनकम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम अपने कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं। वो मैं आपको बाद में एक बार सेपरेटली बता दूंगी, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन जब बताऊंगी। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इट मीन्स हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। एक लेवल ऑफ कंजम्पशन तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी है, बट जैसे जैसे हमारा इनकम जीरो लेवल से बढ़ रहा है हमारा कंजम्पशन भी वैसे वैसे ही बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली बता दूंगी। आज वी विल डू एग्रीगेट डिमांड ठीक से, एंड आई विल ट्राई कि एग्रीगेट सप्लाई पे भी जाऊँ टाइम मिले तो। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल नाउ, एग्रीगेट डिमांड slope of, sorry, starting point of एडी कर्व। हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर एग्रीगेट डिमांड कर्व इज सी प्लस आई। मतलब हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है प्लस जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वहीं से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्ट होगा। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा एग्रीगेट डिमांड यही होगा। एग्रीगेट डिमांड एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। नाउ स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ एडी कर्व। स्लोप ऑफ एडी कर्व क्या है भाई साहब, इनकम सॉरी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम के साथ क्या बढ़ रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के साथ बढ़ रहा है, एंड सो एग्रीगेट डिमांड भी इनकम के साथ बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। तो इट स्लोप्स अपवर्ड बिकॉज इट ऑल्सो इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। नाउ I hope we are clear with the aggregate demand curve. Aggregate demand एक summarized way में मैं बताऊँ तो कुछ नहीं है भाई, since we are assuming that we are in a two sector economy, तो aggregate demand is the summation of consumption expenditure and investment expenditure, in which for the sake of simplicity we have assumed that our investment is constant. That's it. Now we will be heading towards एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज मैं अभी आपको डिटर्मिनेशन बताऊंगी आई होप इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड डिटर्मिनेशन के लिए एक इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए, एटलीस्ट दो वेरिएबल्स। कौन से दो अप्रोच होते हैं, सारी बात की बात है। फर्स्ट वी विल सी एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट इज इट, aggregate supply. AS refers to the good level of goods and services that all the firms in an economy are willing to supply. मतलब वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी में सप्लाई करना चाह रहे हैं। अब एग्रीगेट सप्लाई लिख रही हो तो क्या है, एक्स एंटी है, एक्स पोस्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एंटी वेरिएबल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वो पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे फर्म्स सप्लाई करना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म
ये भी हमारा एक अजम्पशन ही होगा. वी विल टॉक अबाउट अजम्पशंस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारे संदीप गर्ग में. एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है, बट वो इक्विलिब्रियम वाला इन्होंने एक अलग चैप्टर ही कर रखा है. इस चैप्टर में बस बेसिक जो भी टर्म्स है हम उसे देखेंगे. तो हम एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन के साथ तो ठीक है. अब आता है यहाँ पे एक चीज़, AS इक्वल्स टू नेशनल इनकम. ये क्या नई चीज़ है भाई. अब आप सोचो, हम लोगों ने नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा है, इसमें इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा नेशनल इनकम था, अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, तो वैल्यू एडेड मेथड में जो हमारा आता था आंसर, जो उससे जो हमारा इनकम मेथड में आंसर आता था, दोनों में डिफरेंस होता था. अगर डिफरेंस हो रहा था तो फिर आपके मार्क्स गए. दोनों सेम होता था. इट मीन्स हमारे प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस करते हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. क्या बताया मैंने? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. तो एग्रीगेट सप्लाई यानी प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा. किसके फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. इसलिए हम लोग कहते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज़ ही नहीं है. एग्रीगेट सप्लाई है भाई, मतलब जो भी प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, दैट इज आवर एग्रीगेट सप्लाई. अब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या होगा? प्रोड्यूस करके आप बेच रहे हो, ठीक है, बेच रहे हो तो उससे क्या आएगा? उससे क्या करोगे? सबसे पहले रेंट पे करोगे, वेजेस पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, प्रॉफिट पे करोगे. मतलब हमारा एग्रीगेट सप्लाई का जो मॉनेटरी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. एंड हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब कोई भी इनकम है, मान लो आप ही हो, आपकी इनकम है, आप अपने इनकम का क्या करोगे? कोई भी प्रोड्यूसर है, लाइक कोई भी आदमी है नॉर्मल, वो अपने इनकम का क्या करेगा? वो या तो कंज्यूम करेगा या सेव करेगा. कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम. इनकम y equal to c plus s. c plus s and y is also equal to as. तो हम लोग इस बीच से y को हटा के as is equal to c plus s लिख सकते हैं ना. आपका जो भी इनकम है आप उसे या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे. चौथा कुछ चीज़ तो करोगे नहीं ना. ईदर यू विल कंज्यूम और यू विल सेव. तो एग्रीगेट सप्लाई इज दैट लेवल ऑफ goods and services, the value of goods and services that all the producers in an economy are willing to produce in a particular period of time. It is equal to national income because it is distributed among the various factors of production. And again income is equals to consumption plus saving. हम लोग या तो अपने इनकम को कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे. सो AS is also equals to consumption plus सेविंग. अब हम लोग अपने एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल देखेंगे. भाई न्यूमेरिकली कुछ भी देखो ना तो अलग ही फिर आता है. नाउ सम लेवल ऑफ इनकम वी विल टेक. फर्स्ट इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स, AS. अब देखना जादू. 0, 100, 200, 300, 400, 500. 0 रहे कुछ भी रहे भाई, हमें कंजम्पशन चाहिए जिसे हमने लिया 40, 120, 200, 280, 360. तो आप कुछ और नंबर ले सकते हो, बट आई एम कंफर्टेबल विद दिस नंबर क्योंकि मैंने पूरे 12th में इसी से एक्सपेरिमेंट्स करे. तो आई एम कंफर्टेबल विद दिस, सो मैं ये ले रही हूँ. आप कुछ भी ले सकते हो. अब हमारा आया था क्या यहाँ पे? y इक्वल्स टू c प्लस s. कंजम्पशन हमें पता है, y इनकम पता है. क्या हम लोग सेविंग्स नहीं निकाल सकते? भाई हमारे पास 0 इनकम है, कंज्यूम 40 रुपये कर रहे हैं, सेविंग्स क्या है? 0 तो नहीं है भाई, -40. ये पैसे हम कहाँ से ला रहे हैं? कर्जा ले रहे हैं ना, बाद में पे करना है. सेविंग्स नहीं है हमारी, लोन है. लोन नहीं, मतलब कुछ भी कह लो, लाइबिलिटी हो रहा होगा, लाइक रियलिस्टिक वे में सोचो तो. अब हमारा इनकम 100 है, कंजम्पशन 120 है,
सेविंग्स -20, इनकम 200 है, कंजम्पशन 200 है, सेविंग 0, ये निगेटिव था, ये 0 है। इनकम 300, कंजम्पशन 280, 20, 40। पैटर्न देख रहे हो, सेविंग्स भी बढ़ रहा है विथ इनकम। डिफरेंस क्या रहा कंजम्पशन और सेविंग में कि कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जीरो नहीं हो सकता, कंजम्पशन नेगेटिव नहीं हो सकता, सेविंग जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि भाई दोनों विथ लेवल ऑफ इनकम, विथ एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, बोथ ऑफ देम आर इंक्रीजिंग। अब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, -40 + 40 0, 100, 200, 300, 400, 500। क्या ऑब्जर्व करा, ये दोनों इक्वल हैं। इनकम इक्वल्स टू AS, न्यूमेरिकली भी प्रूव हो गया। एक बार खुद से भी करके देखना, अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं यहाँ कर रही हूँ तो लग रहा होगा कुछ ऐसा नंबर लिया, कुछ भी नंबर ले लो आप, कुछ भी ले लो, ये इक्वल होगा। अब देखो हमने शेड्यूल कर लिया, अब आती है भाई बात कर्व पे। हमें कर्व भी करना है, वो सब नोटबुक में नोट करने के बाद कर्व बनाना इजी रहेगा। मैं मिटा रही हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है। नाउ दिस लाइन, दिस लाइन, दिस y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, इनकम, AS। अगर आप सारे वैल्यूज़ को पुट करो ना तो आपका ऐसा आएगा। 0 पे 0 था सेविंग्स, धीरे धीरे बढ़ रहा, AS धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री लाइन, इसे हम y कह सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। इस 45 डिग्री की भी सिग्निफिकेंस है। हमारा ये क्लियर हो गया, हमने शेड्यूल कर लिया। आई विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन। एक्चुअली हमने ये 45 डिग्री लाइन ना डेलिबरेटली लिया, ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री लाइन होता है। AS कर्व एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। बट क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे, हमने ऐसे नंबर्स ही लिए, हमने कुछ ऐसा करा जिससे हमारा ये लाइन 45 डिग्री ही आए। इससे हमें एनालिसिस में, केनेसियन एनालिसिस में हेल्प मिलेगा। इस 45 डिग्री लाइन का सिग्निफिकेंस मैं आपको बेसिकली बताऊँ तो ये है कि इस सारे पॉइंट्स पे इनकम इज़ इक्वल टू AS, y इज़ इक्वल टू AS, इन सारे पॉइंट्स पे है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बट क्योंकि हमें हेल्प मिले इसलिए हमने ऐसा ले लिया। ठीक, आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 45 डिग्री लाइन। तो आप ये लिख देना कि इस 45 डिग्री लाइन पे जो भी हमारा एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज़ इक्वल टू इनकम एंड इट हेल्प्स इन द एनालिसिस ऑफ केनेसियन इकोनॉमिक्स। एंड आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज हमने क्या करा, आज हमने कंजम्पशन फंक्शन करा, इन्वेस्टमेंट करा, एग्रीगेट डिमांड करा, एग्रीगेट सप्लाई करा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़े और अच्छे से कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटीज़ टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे। आई होप, तब तक के लिए बाय। एंड आप एक बार पढ़ना ज़रूर, नोट्स लिख लेना संदीप कर, या आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आप उससे नोट्स लिखना। सारे बुक्स इक्वली गुड होते हैं। एंड अगर आप NCERT छोड़ के कोई भी और रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं आपको कहूँगी कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि वो सारे बुक्स खुद में ही नोट्स हैं, तो आपने उसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।